हेलो बच्चों, वेलकम टू रेफरेंस क्लासेस। आप देख रहे होंगे बोर्ड में लिखा हुआ क्लास 10 एंड चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। जो 11th का हमने स्टार्ट किया था, अब 10th का स्टार्ट कर रहे हैं और इसका भी शॉर्ट यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से हम चैप्टर को कवर करेंगे और सारे चैप्टर कवर किए जाएंगे। तो आप बने रहें और वीडियोस को देखते रहें। कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसको डाउट को मेंशन करें और जो भी क्वेरीज वगैरह हो आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं लाइट। लाइट से सब जानते हैं कि लाइट क्या चीज़ है और जो हम अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि पहले सूरज की जो रोशनी है, लाइट है, वो उन चीज़ों से टकराती है और टकरा के रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे आती है, रेटिना पे इमेज बनती है, जिससे हम चीज़ों को बखूबी देख पाते हैं। अगर जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट ही ना हो, यानी हमारे आंखों तक पहुंचे ही नहीं, तो हम उस चीज़ को देख नहीं पाएंगे। और रिफ्लेक्शन का जो सबसे आसान चीज हम देखते हैं कि कहाँ हम रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं, तो वो है मिरर यानी कि दर्पण। हिंदी वालों के लिए भी कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह लिखे जाएंगे, बताए जाएंगे, तो वो आप देखिए। तो सबसे पहले जो लाइट है इसके बारे में कोई सी कुछ चीजें देख लेते हैं कि लाइट क्या करता है या क्या चीज है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सूरज से मिल रही है। सूरज, सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ लाइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लाइट है ये क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी का। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ये ऊर्जा का स्वरूप है। ये क्या है? ऊर्जा का स्वरूप है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्वरूप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लाइट की वजह से हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं, तो हम इसके बारे में लिखेंगे लाइट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस, अराउंड अस, यानी कि हम अपने चारों तरफ की जो भी चीजें हैं वो प्रकाश की हेल्प से यानी कि लाइट की हेल्प से ही हम देख पाते हैं। अब उसके एक बारे में एक चीज है, जो लाइट ट्रेवल करती हुई हमारे पास आ रही है, जो है वो किस स्पीड से आता है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमें याद होना चाहिए कि आगे हमारे पास इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। तो स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं सी से, स्मॉल सी, और ये वैल्यू में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 × 10⁸ है, तो यानी कि 3 के बाद कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको देखें कि वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में ये 30 करोड़ मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो इतनी स्पीड किसकी है? लाइट की है। ये हमें पता होना चाहिए। और साइंटिफिक नोटेशन में हम इस चीज को लिखते हैं, क्योंकि इतने सारे जीरो बार बार लिखना हम अच्छा नहीं लगेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा होगा और पढ़ने में मुश्किल होगा। तो हम इसके लिए ये यूज करते हैं कि 3 × 10⁸ ये हमारा कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है रिफ्लेक्शन, परावर्तन। इस पे आ जाते हैं कि ये क्या कहता है। तो जो रिफ्लेक्शन है, हम रिफ्लेक्शन जानते हैं कि कोई एक चीज एक जगह पे स्ट्राइक करे और रिबाउंड कर जाए, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो हिंदी में इसको कहते हैं परावर्तन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या है कि व्हेन लाइट, अब लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो लाइट के कंटेक्स्ट में हम डिफाइन करेंगे कि व्हेन द लाइट रे स्ट्राइक ऑन ए सरफेस या ऑन ए शाइनी सरफेस, किसी भी सरफेस हो सकता है, तो बेसिकली शाइनी सरफेस या पॉलिश सरफेस से हम इस चीज को हम देखेंगे। व्हेन ए लाइट रे स्ट्राइक ऑन अ सरफेस, और ये सरफेस जनरली हमारे पास जो हम देखने को मिलेगा वो शाइनी होगा, कि वहां से रिफ्लेक्शन होगा, और या फिर पॉलिश्ड होगा, या फिर मिरर, जो भी चीज है ऑन ए सरफेस एंड रिबाउंड बैक, वापस रिबाउंड कर जाता है, वापस मुड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
ठीक है, रिबाउंड बैक, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें एक प्लेन मिरर के हेल्प से हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये रिबाउंड बैक कर रहा है और क्या चीजें हैं। तो सपोज करो ये हमने बनाया एक प्लेन मिरर, इसको मैंने यहाँ पे जो लाइंस बना रहा हूँ, इसको कहते हैं कि हमने पेंटिंग कर दिया है, यानी कि मिरर को अगर आप देखोगे निकाल के तो पीछे साइड सिल्वर ग्रे या फिर किसी टाइप का पेंट होगा जिससे वो रिफ्लेक्शन ज्यादा अच्छे से कर सके। तो यहाँ पे ये पेंटिंग है, अगर ये पेंट हुआ हुआ है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये वाला है, यानी कि जो परावर्तन का जो सतह है वो ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो ये है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए, वो ये है कि इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ होता है। क्या ड्रॉ होता है? नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अब नॉर्मल की क्या मतलब है? ये नॉर्मल जो है ये मिरर के जो भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उससे 90 का एंगल बना के होगा। कितना एंगल होगा? 90 का। हिंदी में इसको हम बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब कोई रे, लाइट रे स्ट्राइक करता है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ये इस तरह से आया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, आपकी किरण इसी तरह से आगे ये जो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि ये जो एक एनवायरनमेंट है, यानी कि जो मीडियम है वो सेम मीडियम है। तो रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ द सेम मीडियम, कि एक ही मीडियम से रे आई, यानी कि एक ही तरफ से रे आई और उसी तरफ वो रिफ्लेक्ट कर गई। सपोज करो मिरर के इस तरह पोर्शन में एयर है, जनरली दोनों पोर्शन में एयर रहता है, लेकिन मैंने पानी के ऊपर रख दिया, किसी चीज सॉलिड के ऊपर रख दिया, तो नीचे तो सॉलिड है, ऊपर एयर है, तो एयर पे रे, एयर से रे आई और वापस रिफ्लेक्ट होके भी कहाँ गई? एयर पे, एयर के पास वापस चली गई। तो ये कैसा फिनोमिना है? क्या? इट इज अ फिनोमिना ऑफ द सेम मीडियम। तो ये है हमारे पास फिनोमिना ऑफ सेम मीडियम, यानी कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम मीडियम पे वापस चला जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि कुछ रिफ्लेक्शन है उसके कुछ जनरल लॉ हैं जो हर टाइप के रिफ्लेक्शन में फॉलो किए जाते हैं। तो उसको अब हम देखें तो वो ये है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन से आता है कि आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को लिखें, और हम इस चीज को भी याद नहीं करते। हमसे मतलब ये है कि हम जितने भी स्टूडेंट अपने टाइम पे रहते हैं वो याद नहीं करते हैं। तो उस चीज को बड़े आसानी से हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो ये मिरर था, दोबारा बना देते हैं, वो मिटाना नहीं था, वो मिरर कुछ इस टाइप का है, ये नॉर्मल है, यहाँ पे इंसिडेंट रे आया और ये रिफ्लेक्ट बैक होके वापस चला गया। तो ये इंसिडेंट रे को हम आई से डिनोट कर सकते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्ट रे। इसी तरह से ये जो एंगल बना, ये है हमारा एंगल आई और ये है हमारा एंगल आर। तो इसको पूरा ही लिख लेते हैं कि इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लिख लेंगे इसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो प्रॉपर लॉ है स्टेटमेंट फॉर्म में वो अपने बुक में देखें, बुक पढ़ें और उस चीज को लिखें और उसी चीज को याद करें। समझने के लिए यहाँ पे देखें कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये फर्स्ट लॉ है। दूसरा लॉ ये कहता है कि जो इसमें इंसिडेंट रे है, जो क्या है? इंसिडेंट रे है, और जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल बनाया है हमने, ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बुक में काफी अच्छे से लिखा हुआ है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे आर स्ट्राइकिंग ऑन द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो वो आप याद करें, यहाँ समझने के लिए हम शॉर्ट में इस चीज को कर रहे हैं कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इससे क्या मतलब है? सपोज करो कि ये एक इंसिडेंट रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, या फिर ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है, ये बना हुआ है,
अब रिफ्लेक्टेड अभी हमने बनाया नहीं है, वो मैं इस मार्कर से डिनोट कर रहा हूँ कि ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। तो अब ये हम देख रहे हैं कि ये जो प्लेन है, बोर्ड जो है हमारा, जो तल है, प्लेन है, वो सारे रेज इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे आया, रिफ्लेक्टेड ऐसे आया, और जो प्लेन है वो कुछ इस टाइप से निकल गया, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस तरह से चला गया, इस तरह से चला गया, या ऐसे चला गया, किसी दूसरे 3D फिगर में नहीं होगा, ये 2D फिगर में रहेगा। तो ये हमें याद होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, क्या, जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स भी होते हैं। ये रहा स्फेरिकल मिरर्स, एक एग्जांपल। ये एग्जांपल कौन सा है? कॉनकेव मिरर है ये, कर्व इनवर्ड, यानी कि अंदर साइड कर्व्ड है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पैरेलल से रे आई, फोकस से चली गई, तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल पता नहीं चल रहा कि है या नहीं है। तो इस चीज को हम ये देखते हैं, क्या जो रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो सिर्फ प्लेन मिरर के लिए है या कॉनकेव मिरर के लिए भी है? क्योंकि लॉ है तो लॉ सारे मिरर के लिए है, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे प्लेन हो, कोई सा भी मिरर हो, उसके लिए ये एप्लीकेबल है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस आर एप्लीकेबल फॉर ऑल मिरर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल फॉर ऑल मिरर, सारे मिरर के लिए एप्लीकेबल है, कोई ऐसा मिरर नहीं है जिसमें एप्लीकेबल ना हो। जैसे कि यहाँ हमने देखा, तो यहाँ पे जो है ये मिरर का एक टेंजेंट रो होगा, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ये बनेगा, क्योंकि नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये हमारा जो कर्व है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस पॉइंट पे, तो यहाँ से नॉर्मल ये 90 बन गया। अब इसको अगर हम देख रहे हैं तो ये एक एंगल आई है, ये एक एंगल आर है, और ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सभी मिरर के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेन मिरर के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि जो हमारा प्लेन मिरर है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, जो हम खासियत हैं उसमें हम क्या क्या देखते हैं। तो प्लेन मिरर एक बना दिया है, इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं इसको। तो प्लेन मिरर के बारे में हम देखेंगे। प्लेन मिरर का सबसे पहली चीज ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, इनफिनाइट होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफिनाइट। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफिनाइट का मतलब क्या है कि अगर ये कोई स्फेरिकल मिरर होता तो जैसे ऐसे होता, इसका कुछ रेडियस होता यहाँ पे, जो कि हम लिखते हैं इस तरह से। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन जो है एक बहुत बड़े सर्कल का हिस्सा है, जिसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बहुत बड़ा है, उसको हम कहते हैं कि इन्फिनाइट है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनाइट है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका फोकल लेंथ भी क्या है, इन्फिनाइट। फोकल लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये फोकल लेंथ याद होना चाहिए प्लेन मिरर का, कैसा है, इनफिनाइट है। दूसरी चीज ये आती है कि अगर आप जितनी डायरेक्शन में, जितनी दूरी पे, जितने डिस्टेंस पे मिरर से ऑब्जेक्ट को रखो, उतनी ही दूरी पे क्या बनता है, इमेज बनता है। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये इक्वल होता है इमेज डिस्टेंस के। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू से, और इमेज डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम वी से। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीसरी बात है वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, जैसे कि हमने एक प्लेन मिरर दिखाई देते हैं यहाँ पे दूसरा डायग्राम से, अच्छा समझेंगे आप लोग। तो ये एक प्लेन मिरर बनाया, यहाँ पे मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को रखा, तो यहाँ से जितनी दूरी यहाँ पे ये u है, इतना ही डिस्टेंस पे, v डिस्टेंस पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जिसको डॉटेड लाइन से हम दिखाएंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट बना। तो इसमें जितना डिस्टेंस u का है उतना डिस्टेंस v का है, और जितना हाइट ऑब्जेक्ट है, ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, और हाइट ऑफ इमेज, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इमेज हाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट दोनों क्या है, बराबर है। हाइट को हम साइज से भी लिख सकते हैं, ये बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्निफिकेशन हम कहते हैं कि ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये 1 आएगा, ठीक है। लेकिन मैग्निफिकेशन प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। तो इस केस में क्या है
कि हम देखें कि जैसा हमारा ऑब्जेक्ट था वो सेम वैसा ही सीधा खड़ा हमारा इमेज भी बना है, यानी कि सेम साइड पे, ऐसा नहीं है कि उल्टा बन गया है, सीधा बना है। तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बना है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो उसके लिए साइन आता है प्लस, ठीक है, और सेम साइज है तो +1। क्वेश्चन आता है कि प्लेन मिरर के अंदर, प्लेन मिरर में +1 क्या सिग्निफाई करता है, ये क्या दिखाता है? तो हम क्या लिखेंगे कि इसका जो 1 है ये डिनोट कर रहा है कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बराबर है ऑब्जेक्ट हाइट के, या ऑब्जेक्ट हाइट बराबर है इमेज हाइट के। और ये जो प्लस साइन है ये डिनोट करता है कि जो इमेज बना है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब ये है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल का मतलब ये है कि जो इमेज है वो मिरर के अंदर बने, यानी कि उसके पीछे बने, उसको हम किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट ना कर पाए। और इसमें एक चीज ये भी रहता है कि वो एक्चुअल रेस से इंटरसेक्ट नहीं करती है, बल्कि हम रेस को पीछे प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वो इंटरसेक्ट करके इमेज बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम स्फेरिकल मिरर में। स्फेरिकल मिरर, स्फेयर कहते हैं, स्फेयर मतलब जैसे कि एक बॉल समझ लें, स्फेरिकल मिरर। अब इसमें दो मिरर हैं हमारे पास, एक है कॉनकेव मिरर, एक हमारा कौन है, कॉनकेव मिरर है, एक है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। ये दो टाइप के मिरर हैं और इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो एक स्पून ले लेते हैं, तो स्पून का जो कर्व्ड अंदर वाला जो हिस्सा कर्व्ड हुआ है, इस तरह का जो कर्व्ड है वो कनकेव सरफेस कहलाता है, और जो बाहर का जो बल्ज है, उभरा हुआ हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड। अब इसमें स्फेरिकल मिरर से इसमें क्या, किस तरह से हम बनाएं और किस तरह से इसकी टर्मिनोलॉजीज आएंगी उसको हम देखते हैं। सपोज करें कि ये एक बड़ा सा गोला गोला है, यानी कि स्फेयर है, सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है, एक बॉल सा है। यहाँ से इसका ये जो है पॉइंट, ये सेंटर है इस स्फेयर का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक सेंटर है इस स्फेयर का, इससे एक छोटा सा, अच्छा सेंटर है तो इसका सेंटर ऑफ रेडियस भी होगा। ठीक है। इसमें से एक छोटा सा हिस्सा मैंने ऐसे कट किया और इसको सेपरेट कर लिया, तो मुझे क्या मिला, इस टाइप का कुछ हिस्सा मिला जिसका सेंटर तो यही है, इसी हिस्से से वो गया है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये पॉइंट सी है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो और हमने बैक साइड को पेंट कर दिया, तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये बन गया हमारे पास कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर बेसिकली क्या मिला हमें देखने को, हमें ये मिला कि ये एक बड़े स्फेयर का पार्ट है, छोटा सा पार्ट है जिसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ एक सेंटर है कर्वेचर का, यानी कर्व है वो, और उसका एक रेडियस भी है, यानी जिसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये कॉनकेव तो मिल गया, इसी को उल्टा कर दे तो कॉन्वेक्स मिल जाएगा। खैर उल्टा करने झंझट छोड़ो, यहाँ से एक पार्ट काट लो। ठीक है, अब यहाँ से एक पार्ट सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या सेपरेशन मिलेगा, वो हमारे पास ये मिलेगा। ठीक है, इस बार भी पेंट मैंने उधर ही किया, यानी कि अंदर साइड कर्व इनवर्ट साइड कर दिया। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है हमारे पास, ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये कैसा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये जो बल्ज हुआ है इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। इसका भी जो सेंटर है वो सेंटर तो यही रहेगा, तो यहाँ पे ये सेंटर बनाया सी, और रेडियस सेम ही रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस। अब इसमें देखने को ये मिला कि साइन कन्वेंशन में ये कहता है कि जितने भी डिस्टेंसेस है, यहाँ जो 20 सेंटर पॉइंट है इसको हम पोल बोलते हैं। आगे आप करेंगे इस चीज को, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। जितने भी डिस्टेंसेस है वो पोल से मेजर की जाती है, और पोल से जो राइट साइड आप जाओगे तो उसको हम बोल देते हैं कि पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड जाओगे तो उसको हम बोल देते हैं कि नेगेटिव है। तो इस चीज को अगर हम देखें तो पोल से जो सेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हम राइट साइड में जा रहे हैं तो इसका जो रेडियस है वो पॉजिटिव है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ से साइड साइड में जा रहे हैं ना, तो ये पॉजिटिव है। अगर यहाँ से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मेजर करेंगे तो पोल से जाएंगे, तो पोल से मैं किधर जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ
नहीं जा रहा, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये हमारा नेगेटिव है। तो याद होना चाहिए जो कॉनकेव मिरर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पॉजिटिव है। अब एक रिलेशन और याद रखें हम, जो फोकस होता है यानी फोकल लेंथ होता है, उसका रिलेशन कुछ इस टाइप का है कि r इज इक्वल टू 2f, यानी कि फोकल लेंथ के दुगना होता है। अभी डिफाइन देखेंगे क्या फोकल लेंथ है, तो उसका है यानी कि फोकस जो है वो r बाई 2 है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है तो फोकस भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो वही सेम रहेगा कि r इज इक्वल टू 2f, f इज इक्वल टू r बाई 2। अगर हमारा फोकस या जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो नेगेटिव है तो फोकस भी कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, सम टर्म्स इसको समझने के लिए कि मिरर में क्या क्या चीजें हैं उस चीज को हम देखते हैं। डायग्राम हमारा यही रहेगा। तो अब देखते हैं क्या सबसे पहला एक चीज आता है कि पोल देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट में देख लेते हैं पोल। तो पोल आपको क्या दिख रहा है कि ये जो मिरर आया है इसका जो सेंटर पार्ट है, यानी कि मिरर का, यहाँ पे सेंटर नहीं, मिरर का जो बीच का जो सेंटर पार्ट है इसको पोल बोलते हैं। याद रहेगा ये पोल है, सेंटर पार्ट ऑफ मिरर, पार्ट ऑफ मिरर। ठीक है, दूसरा हम कहते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को अगर हम देखें तो ये हमारा इस तरह से एक लाइन ड्रॉ होता है पूरा इस तरह से। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये पोल से गुजरता है, यानी कि मिरर के इसमें है और परपेंडिकुलर है मिरर के, और पोल से होता हुआ पास होता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। शॉर्ट में जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं इसको, जो इसकी डेफिनेशंस है बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, उसको आप याद करेंगे, आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, उसको लिख लेंगे हम। इसी तरह से यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से गुजरेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है पोल से होता हुआ गुजरा है, तो ये हमारा है प्रिंसिपल। ठीक, अगला टर्म है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, अभी हमने देखा कि ये जो मिरर पार्ट है ये एक बड़े स्फीयर का है जिसका एक सेंटर है, उसको हमने सी से डिनोट किया, उसी को नाम दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था इस पूरे स्फीयर का, तो इससे निकल के आया ये पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द मिरर इज टेकन, यानी कि जहां से जो पूरा सेंटर ऑफ स्फीयर है उससे एक छोटा सा पार्ट हमने निकाल लिया, उसी को हम बोलते हैं, उसी के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख लें कि इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच इस मिरर इज टेकन आउट, जिससे हमने मिरर को निकाला है, इज टेकन आउट। ठीक है, एक रफली डायग्राम है, कोई मसला नहीं है इससे। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, अब इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगला टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखते हैं यहाँ पे ये रहा पोल, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके अलावा एक हमारे पास आता है फोकस। फोकस क्या है, पहले फोकस को समझते हैं। फोकस समझ में आ गया तो फोकल लेंथ समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि हमने ये एक मिरर बनाया जिसका नाम क्या है, कॉनकेव मिरर है, कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड है, तो इसके एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये पोल बनाया। कई रेज हमने इनफिनाइट से यानी कि पैरेलल आई, और पैरेलल होने के बाद एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, कॉमन पॉइंट पे इस तरह से ये मिल गई। तो दो बनाता हूँ, एक और बना लेते हैं। कई सारी रेज आई और एक कॉमन पॉइंट पे इस तरह से मिल गई। ये जो कॉमन पॉइंट है जहां पे सारी रेज आके आफ्टर रिफ्लेक्शन, रेज का जो एरो है ये बनाना भी जरूरी है, इनका ख्याल खास रखें कि ये एरो मिस ना हो। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन के बाद सारी रेज, जब सारी रेज इन्फिनाइट से आई थी तो पैरेलल थी,
रिफ्लेक्शन के बाद सारी रेज एक कॉमन पॉइंट पे जो मर्ज हुई हैं, कन्वर्ज हुई हैं, इसको हम वो इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ये हमारा फोकस है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस या फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि व्हेन rays coming from the infinite after reflection converge at a point in case of concave mirror is called, that point is called focus। ठीक है, तो फोकस हमारा समझ में आ गया है। डेफिनेशन एक बार आप बुक से पढ़ लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा अब आता है 6 पॉइंट कि फोकल लेंथ क्या चीज है। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ ये है कि जैसे ये हमारा फोकस आ गया, अच्छा फोकस और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन बताया है हमने कि r इज इक्वल टू 2f है। इस चीज को भी हम देखेंगे कि जैसे ये फोकस आ गया तो पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ, और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एफ से। ध्यान रहे खास कि फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं और फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट कर रहे हैं। फोकल लेंथ किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एफ से, और फोकस को डिनोट कर रहे हैं हम कैपिटल एफ से। तो ये हमारा कैपिटल एफ से डिनोट होता है, ये हमारा स्मॉल एफ से डिनोट होता है। ये डिस्टेंस है बिटवीन पोल एंड फोकस। वहां पर रिलेशन ये है कि दुगना होता है, यानी इस पर्टिकुलर केस में जितना डिस्टेंस यहाँ का है उतना ही डिस्टेंस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बनाएंगे। ठीक है, आगे हम क्या देखेंगे, सारे पॉइंट्स हो गए मेरे ख्याल से कवर। अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट बॉक्स पे डाल दें आप लोग, और बाद में उस चीज को हम क्लियर कर लेंगे मिलके। ठीक है, आगे हमारे पास साइन कन्वेंशन, बुक से पढ़ लें इसको, कोई खास इसमें है नहीं, बस इतना याद रखें कि जितना भी मिरर्स होते हैं, देख लेते हैं डायग्राम से कि जो भी मिरर है, ये मिरर बना दिया। कौन सा मिरर बनाया हमने, ये बनाया हमने कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर। ये पोल है, तो पहला पॉइंट तो यही है कि जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो पोल से मेजर की जाएंगी, यहाँ से मेजर की जाएंगी। सपोज करो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, ये फोकस बनाया, तो फोकल लेंथ अगर मेजर करूंगा तो कहाँ से मेजर करूंगा, इधर से मेजर करूंगा। तो पोल से मैं किस साइड को आया, लेफ्ट साइड को आया, तो लेफ्ट साइड को आया तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। अगर ऊपर जा रहा हूं तो पॉजिटिव, अगर नीचे आ रहा हूं तो नेगेटिव। इन 4-5 चीजों का ध्यान हमें रखना है कि अगर राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे। सपोज करो कोई किसी केस में जो बिटवीन एफ एंड पी में ऑब्जेक्ट यहाँ बन जाता है, बिहाइंड द पी, बिहाइंड द मिरर, तो यहाँ से जो हम बी मेजर करेंगे, तो अब ये राइट साइड हो गया, राइट साइड हो गया पोल, पोल के राइट साइड, मिरर के उधर हो गया, हमने पोल से मेजर किया, तो ये जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा किसमें मेजर किया जाएगा, पॉजिटिव में मेजर किया जाएगा। अच्छा खास बात ये है कि जब ऑब्जेक्ट, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, हमारे 9th 10th तक के सिलेबस में। तो हमें ये खास बात याद होनी चाहिए। ठीक, आगे के रूल्स जो हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। 4 रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के, वो हमें याद होने चाहिए। स्टेटमेंट आप बुक से देखेंगे, यहाँ बस चीजें डायग्राम के हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे हम और आप। ठीक, ये एक कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस ये रहा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू द फोकस, ये फोकस के थ्रू चला जाएगा। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये वाला मिरर है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि फोकस इस साइड होगा, राइट साइड होगा। अब राइट साइड है तो राइट साइड में एक्चुअली रेज जाता नहीं है, तो इसको हम ये भी बोलते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। कैसा होता है, वर्चुअल होता है। जो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है ये कैसा होता है, रियल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक पैरेलल रे आया, अब ये रे मिरर के अंदर तो एंटर नहीं कर सकता, तो ये क्या होता है, ऐसा लगता है कि जो डाइवर्ज हो रहा है वो फोकस से होता हुआ जा रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि रेस कन्वर्ज हो रही हैं और यहाँ पे हमने देखा कि रेस क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं,
तो इसी वजह से जो कॉन्वेक्स मिरर है इसे डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेस को फैला रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर भी है। जबकि जो कॉनकेव मिरर है ये रेस को एक कॉमन पॉइंट पे ला रही हैं, इस वजह से ये कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये कहता है, एक ही जगह सारे बोर्ड में कर लेंगे। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये हमारा फोकस बना हुआ है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई एक रे फोकस से आया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे कहाँ से आया? फोकस से आया। फोकस होने के बाद जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये क्या हो गया? पैरेलल चला गया। ठीक है। इसके बाद जो कॉनकेव मिरर है इसमें जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि उसका जो फोकस है वो वर्चुअल है। उसका फोकस कैसा है? वर्चुअल है, इनसाइड द मिरर है। तो यहाँ पे जो रे आएगा वो हम ये लिखेंगे कि रे डायरेक्टेड टू द फोकस या टुवर्ड्स द फोकस, फोकस की तरफ डायरेक्टेड है। एक्चुअल में रे फोकस पे गया नहीं है, डायरेक्टेड है। तो डायरेक्टेड है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा रूल जो है वो बहुत सिंपल है कि इसमें कोई डेविएशन या ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये कहता है कि कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, यानी कि इसके पाथ को वापस रिट्रेस कर लेता है, वापस जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से चला गया है। और यहाँ पे कॉनकेवेक्स मिरर के केस में अगर हम देखें तो वो ये देखते हैं कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डायरेक्टेड है, यहाँ एक्चुअल नहीं जाएगा, डायरेक्टेड है, तो वो रिट्रेस कर जाता है अपने पाथ को। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ ये है कि अगर चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, अगर कोई रे पोल पे आके गिरता है, ये रहा पोल, तो वो इक्वल एंगल बना के वापस चला जाता है। इक्वल एंगल बना के वापस, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस नहीं जाता है, सॉरी, रिफ्लेक्ट हो जाता है। कैसा एंगल बनेगा? इक्वल, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। तो ये रूल्स जो है इमेज फॉर्मेशन हम आगे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाएंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है ये चारों रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए और इनके रे डायग्राम की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करें और स्टेटमेंट को अपने बुक से देखिए, उनको याद करें। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत